नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर देहरादून विधानसभा में बजट सत्र से जुड़ी है, जिसका आगाज आज से हो चुका है। आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अभिभाषण के साथ सदन का आगाज कर दिया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने सदन में कहा है कि उत्तराखंड सरकार के तेजी से विकास के लिए लगातार काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। साथ ही सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन पर फोकस है। राज्यपाल ने यूसीसी का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा है कि यूसीसी में सबके लिए एक समान कानून है। तो आज से आगाज हो गया है उत्तराखंड बजट सत्र का, देखिए। और अब ऐसे में आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आज कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो चुका है बजट सत्र। 20 तारीख को बजट पेश किया जाना है। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। हमारी सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू किया गया। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 दिनांक 20 सितंबर 2024 को लागू किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य में हड़ताल, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में विपक्ष ने वॉकआउट किया है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए और इसी मांग को लेकर सदन में हंगामा किया गया। सदन को हमने कभी बाधित नहीं किया है। सदन में अक्सर देखने को मिला है कि सरकार की ओर से सदन बाधित होता है, व्यवधान पैदा किया जाता है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है और इन प्रकार चाहती है सरकार की सदन स्थगित हो और हमारा विभागीय बजट और सामान्य बजट पारित कर सकें। यही मंशा सरकार की रहती है। इसके विरोध में आज हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया है और हमने मांग की है कि इसमें विस्तृत रूप से समयावधि बढ़नी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा ई विधानसभा में कन्वर्ट हो गई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर ऋतिक खंडूरी की मौजूदगी में ई विधानसभा एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। पहले चरण में विधायकों को ऑनलाइन एजेंडा भेजा गया है। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण विधायकों को इस बार भी हार्ड कॉपी में सौंपा गया है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा पहली बार ई विधानसभा में कन्वर्ट हुई है और इसका श्रेय जाता है स्पीकर ऋतु खंडूरी को। मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपने जो ई एप्लीकेशन में ई विधानसभा में कन्वर्ट किया,
क्या कुछ उद्देश्य इसका रहने वाला? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है आज, और खासकर हम अब उन देश में उन प्रदेशों में से हो गए हैं जो ई हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं। एनवायरमेंटली ये बहुत आवश्यक था कि हम इस तरफ आगे बढ़ें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने इस मुहिम में हमारा बहुत साथ दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें सपोर्ट किया, और इसलिए आज उत्तराखंड को एज ई विधानसभा देख पा रहे हैं। मैम, अभी तक हम देखते थे कि एजेंडा और जो प्रश्नावली थी उसमें हजारों लाखों पेपर वेस्ट होते थे। अभी प्राथमिक स्टेज में क्या क्या हमको देखिए, अभी तो शुरुआत है। इसमें पहली चीज हम लोग जैसे कह रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हम लेंगे। पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो हम इसमें अपना एजेंडा डालेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे, आंसर्स डालेंगे, और धीरे धीरे किस तरह से हम सारी की सारी कार्रवाई जो सदन में होती है उसको कैसे हम डिजिटल कर पाएं, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपके बहुत सारे विधायक जो टेक्नोलॉजी के साथ हैबिचुअल नहीं है, उनको कैसे आप मैनेज करें? देखिए, ऐसा रोज अभी 9:30 से 10:30 जब तक हमारा सदन चल रहा है, और उसके बाद भी जो भी विधायक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या जानकारी इनेवा के बारे में लेना चाहते हैं, हमारी जो अभी नई बिल्डिंग बनी है उसमें हमने एक ऑफिस रखा हुआ है जिसे हम फैसिलिटेशन ऑफिस कह रहे हैं, जहां पर जाकर विधायक अपनी सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से तो एक बेहतरीन कदम है ही, लेकिन इससे कामकाज भी स्मूथ होगा और बहुत सारे खर्चे जो पेपर में होते थे वो भी बचेंगे। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी से भी काम होगा। सिर्फ देहरादून विधानसभा भवन ही ई विधानसभा में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि स्पीकर का प्रयास है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, उसको भी ई विधानसभा में कन्वर्ट किया जाए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून से खबर, जहां पर विधानसभा के गेट के बाहर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में कड़ा भू कानून लागू करने की मांग की है। मौके पर मौजूद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, देहरादून विधानसभा में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग शुरू हो गई है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय मौजूद हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहां उनके साथ बैठक में मौजूद है। मीटिंग में विपक्ष के सवालों के जवाब देने पर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो ये बहुत ही अहम मीटिंग बताई जा रही है, जिसमें आपको बता देते हैं कि इस समय चर्चा उन मुद्दों पर की जा रही है जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे हमें इस खबर पर। सीधे रुख करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, ये बैठक बहुत ही अहम है क्योंकि अब रणनीति की जा रही है इस बात के ऊपर कि अब जो सवाल यहां पर, आरोप यहां पर सरकार के ऊपर लगाए जाएंगे, सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरने की कोशिश की जाएगी, तो कैसे सवालों के संतुष्टिजनक जवाब सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बैठक की बड़ी बातें बताइए। देखिए कंचन, आज जिस तरह से आपने देखा कि बजट सेशन की शुरुआत में जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष ने उसका जोरदार ढंग से विरोध किया। विपक्ष वेल में खड़ा हो गया और बाद में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। पूरे अभिभाषण के दौरान जब तक राज्यपाल बोलते रहे, विपक्ष लगातार विरोध करता रहा कि सदन की जो अवधि है, सेशन की जो टाइमिंग है, उसको बढ़ाया जाए। ये अचानक से एक स्टेप था विपक्ष का, जिसकी सत्ता पक्ष को भनक नहीं थी कि विपक्ष ऐसा भी कर सकता है, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा भी खड़ा कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखें कि पिछला जो बजट सेशन हुआ था वो बहुत शांतिपूर्वक अभिभाषण विपक्ष ने सुना था, पूरा अभिभाषण सुना गया था, उसमें ऐसा कोई हो हल्ला देखने को नहीं मिला था। लिहाजा इसकी आज सत्ता पक्ष को उम्मीद भी नहीं थी, जिस तरह से विपक्ष ने आज सदन में वॉकआउट किया। इसी को देखते हुए चूंकि बीजेपी की आज विधानमंडल दल की मीटिंग थी, ये पूर्व निर्धारित थी, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिर आगे जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी से अगली खबर आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। देर रात 3 पानी के पास में अज्ञात गाड़ी ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपके सामने कार की है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। उधर रुड़की से खबर है, जहां पर बीच सड़क कार सवारों के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी के पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं मारपीट के। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात पर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं मारपीट के। बीजेपी के पार्षद पर लगा है मारपीट का आरोप। और आइए आपको बताते हैं, उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार जंगल धधक रहे हैं। ये चिंता की बात है प्रदेश के लिए।
जिसमें जलकर लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। इसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट के 2021 में दिए गए आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाई है और वन संरक्षक को तलब किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने फायर फाइटरों की नियुक्ति के साथ ही जंगलों की आग को बुझाने के लिए हाईटेक उपकरण लेने के निर्देश दिए थे। हालांकि इन आदेशों का पालन आज तक नहीं हो सका है। तो 2021 में जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे हाईटेक उपकरण लेने के, वो अब तक नहीं लिए गए हैं। तो इसको भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है जंगलों में आग के लगने की। और ऐसे में चिंता अब आने वाले समय की आप ले सकते हैं। आगे जो फायर सीजन शुरू हो जाएगा, प्रचंड गर्मियों का, एक बार फिर से वन संपदा को भारी नुकसान होगा, जिससे उत्तराखंड हाईकोर्ट की चिंता बढ़ी हुई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड में फरवरी के महीने में ही कई जंगल धधक गए। वन विभाग के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर भी चले गए। बीट अधिकारी यहां पर वन आरक्षियों की हड़ताल देखी गई है। कोटद्वार वन प्रभाग समेत कालागढ़ टाइगर रिजर्व में तैनात सैकड़ों वन कर्मी हड़ताल पर बैठे, जिससे ऑफिस से लेकर फील्ड के कामों पर असर पड़ा है। उत्तरकाशी में वन कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर रहे। हड़ताल पर जाने पर वन विभाग के सामने जंगलों की आग से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, उनका कार्य बहिष्कार यूं ही जारी रहेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको कुमाऊं की खबर बताते हैं, जहां पर वन विभाग के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। पिथौरागढ़ में अपनी मांगों को लेकर वन विभाग के बीट अधिकारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। साथ ही रामनगर वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड और वन बीट अधिकारियों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। जब आप धरना प्रदर्शन में हैं तो सुनसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी आमतौर पर नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद रहा है, लेकिन यहां आने वाले पर्यटकों से फर्जी गाइड और टैक्सी ड्राइवर मनमानी वसूली करते हैं, जिसको रोकने के लिए पर्यटन विभाग नैनीताल में ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में नए पर्यटन सीजन में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, जिसमें पर्यटन गाइड, नाव चालक, टैक्सी ड्राइवर और बाइक राइडर को ड्रेस पहनना होगा। साथ ही अपने पास आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पर्यटन से लगे कारोबारियों को ड्रेस अनिवार्य होगा, जिससे नैनीताल आने वाले पर्यटकों को ड्रेस कोड से इनकी पहचान करने में आसानी होगी। ड्रेस कोड लागू करने के लिए पर्यटन विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। अलग अलग बिजनेसेस इस दौरान चलते हैं यहाँ पर, अलग अलग उनको हम वेरीफाई करें कौन लोग इनको चलाते हैं और उनको एक आइडेंटिटी दें, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में या ड्रेस कोड के रूप में। तो इसमें पहले चरण में वेंडर्स की यूनिफॉर्म और सत्यापन का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। दरअसल पर्यटन सीजन के दौरान बाहरी लोग पहचान छुपाकर गाइड, बाइक राइडर, कैब ड्राइवर बनकर पर्यटकों से मनमानी वसूली करते हैं। गाइड बनकर जहां होटल दिलाने और नाव में बोटिंग के नाम पर पर्यटकों से ठगी करते हैं, तो वहीं बाइक राइडर, कैब ड्राइवर भी पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलते हैं। बोट वालों के लिए एक पहचान बनेगी कि ये बोट वाला है और वही बोट का कार्य कर सकता है। इसलिए ड्रेस कोड अगर पूरे कानून के हिसाब से देखा जाए, सब लोग इस चीज़ का यूज करें तो एक नाव वाला जो है अलग ही पहचान में आएगा। बहरहाल पर्यटन सीजन के लिए अगर ये ड्रेस कोड लागू करने के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इससे नैनीताल में पहचान छिपाकर काम करने वालों के पहचान में आसानी होगी और कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।